तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनीज जो है वो ऑयल गैस एंड फ्यूल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें कोल इंडिया के 52 वीक लो की तो वो है 207.6, और अगर हम बात करें 52 वीक हाई की तो वो है 359। और अगर हम बात करें कंपनी के अभी जो शेयर है अभी लगभग 345 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 52 वीक लो की तो वो है 68.75, और अगर हम बात करें 52 वीक हाई की तो वो है 106.90। और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 102 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये गुड साइन माना जाता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो कोल इंडिया के अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2021 से लगाकर राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1,13,597 करोड़। वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,44,803 करोड़। वही अगर हम बात करें इंडियन ऑयल के रेवेन्यू की तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो भी 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 5,92,418 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 8,45,955 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो कोल इंडिया का जो प्रॉफिट है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 17,378 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 28,125 करोड़। वही अगर हम बात करें इंडियन ऑयल के प्रॉफिट की तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 25,727 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 11,704 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो कोल इंडिया का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 43,143 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 57,245 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नेटवर्थ की तो इसका भी जो नेटवर्थ है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1,33,535 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,39,720 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो कोल इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2,12,768 करोड़। और अगर हम बात करें इंडियन ऑयल की तो वो है 1,45,025 करोड़। यानी कि ये दोनों जो कंपनी है ये दोनों कंपनी जो एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की तो कोल इंडिया का जो पी रेशियो वो है 7.6, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो है पी रेशियो वो है 3.76। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो पी रेशियो वो एक अच्छी खासी पी रेशियो हम मान सकते हैं। पी रेशियो के अगर हम इस कंपनी के पी रेशियो के साथ साथ अगर हम उसके इंडस्ट्री पी को भी देखें तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 12.9%, और इन दोनों कंपनीज का ही जो पी रेशियो वो उसकी इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। पी रेशियो के साथ साथ हमें उस कंपनी के जो है ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। तो अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो कोल इंडिया का जो लास्ट 5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ रहा है वो है 32.1%, और इंडियन ऑयल का जो है वो है -14.6%। यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ के मामले में जो है कोल इंडिया जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके बाद अगर हम बात करें पैग रेशियो की तो कोल इंडिया का जो पैग रेशियो है वो है 0.24, और इंडियन ऑयल का जो है वो है -0.25। यानी कि कोल इंडिया का जो पैग रेशियो है उसे हम एक अच्छी पैग रेशियो मान सकते हैं, पर इंडियन ऑयल का जो है पैग रेशियो वो बिल्कुल भी अच्छी खासी नहीं है। पैग रेशियो इसका जो है 0.24 जो कि 1 से कम है, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कंपनी है इस कंपनी का जो है जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले जो सस्ता है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। इसका भी 1 से कम है, पर माइनस होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें पीवी रेशियो की तो कोल इंडिया का जो पीवी रेशियो है वो है 3.05, और इंडियन ऑयल का जो है वो है 0.87। यानी कि पीवी रेशियो की अगर हम बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो पीवी रेशियो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू कोल इंडिया। पीवी रेशियो 2 से कम होना उसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आरओई की तो कोल इंडिया का जो आरओई है वो है 56%, और इंडियन ऑयल का जो है वो है 7.17%।
यानी कि आरओई के मामले में जो है कोल इंडिया वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ऑयल। वही अगर हम आरओसी की बात करें तो कोल इंडिया का जो आरओसी है वो भी है 70.5%, इंडियन ऑयल का जो है वो है 8.09%। यानी कि आरओसी के मामले में भी जो है कोल इंडिया बहुत ही ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आरओई और आरओसी 20% से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और कोल इंडिया का जो है आरओई और आरओसी दोनों ही 20% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो कोल इंडिया का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 7.02% और इंडियन ऑयल का जो है वो है 4.87%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो डिविडेंड यील्ड वो एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड हम मान सकते हैं, पर कोल इंडिया का जो डिविडेंड यील्ड वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो कोल इंडिया का जो डी रेशियो वो है 0.09 और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो है डी रेशियो वो है 0.69। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो डी रेशियो वो एक अच्छी खासी डी रेशियो मानी जा सकती है। डी रेशियो के साथ साथ हमें उस कंपनी का जो है करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो वो है 1.82 और इंडियन ऑयल का जो है वो है 0.78। कोल इंडिया का जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी के पास जो है वो करंट एसेट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। वही अगर हम इंडियन ऑयल की बात करें तो इसका जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी के पास जो है करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट एसेट, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है। यहाँ पर इसका डी रेशियो तो कम है पर साथ ही साथ करंट रेशियो भी कम है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की, तो कोल इंडिया का जो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो है 10.2% और इंडियन ऑयल का जो है वो है 14.8%। यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कोल इंडिया एज लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में। वही अगर हम लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कोल इंडिया का जो है वो है 12.9% और इंडियन ऑयल का जो है वो है 20.3%। यानी कि इंडियन ऑयल लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में भी जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू कोल इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो कोल इंडिया का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 7.13% और इंडियन ऑयल का जो है वो है 203%। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोल इंडिया। फिर अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो कोल इंडिया का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 63.1% और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो है वो है 51.5%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स जो है वो एक अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग्स ही मानी जाती है। अगर हम इसके बाद बात करें बुक वैल्यू की, तो कोल इंडिया का जो बुक वैल्यू है वो है 113 और इंडियन ऑयल का जो है वो है 118। फिर अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो इन दोनों कंपनीज का जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।